नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यूपीपीसीएस 2024 के लिए मैराथन रिवीजन श्रृंखला चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। इंडियन ज्योग्राफी का एक मैराथन वीडियो 4 घंटे का डाल दिया गया है और आज ये दूसरी वीडियो आपके लिए सेंसस की डाली जा रही है। इसको पूरा अंत तक देखिए, सेंसस के सभी प्रश्न आपके लगभग इससे बन जाएंगे। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए मैराथन एमसीक्यू रिवीजन श्रृंखला शाम में चल रही है। आप सभी लोग चैनल पर 9 बजे से 12 बजे तक जुड़िए और पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के आपको कराए जा रहे हैं। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों जनसंख्या और नगरीकरण की बात करें तो भारत में दोस्तों सबसे पहले जनगणना की जो शुरुआत हुई वो आप सभी दोस्तों को पता होना चाहिए, वो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी दोस्तों। लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई और प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपके लिए है 1872 लॉर्ड मेयो का काल था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आता है प्रश्न, जब भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक है, 1881 में पहली रेगुलर सेंसस दोस्तों स्टार्ट हुई, पहली नियमित जनगणना स्टार्ट हुई। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इससे भी दोस्तों प्रश्न आपका पूछा जाता है। प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत होती है दोस्तों भारत में, और आपको यह चीज पता होना चाहिए दोस्तों कि तब से लगातार दोस्तों भारत में जनगणना हो रही है। और जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। तो एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो स्वाभाविक भी है दोस्तों, कि इस समय चल रहा है 2024 और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों सेंसस जो 2011। क्यों पढ़ रहे हैं ऐसा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जनगणना जो 2021 में होनी थी वो कोविड-19 जो एक क्या थी, पैंडेमिक थी दोस्तों, उसके चलते अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन हो गई है। और हमारे पास जो लेटेस्ट या नवीनतम जनगणना के आंकड़े हैं वो जनगणना 2011 के ही हैं, सेंसस 2011 के ही हैं। ये बात आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर, सबको स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत हुई 1872 में और फिर प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत होती है कहां पर दोस्तों? तो ये आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में दोस्तों? तो लॉर्ड रिपन, नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड रिपन। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों जो लॉर्ड आपके हैं वो कौन है? ये दोनों ही लॉर्ड जो हैं ये ब्रिटिश भारत में वायसराय थे। क्लियर हो रही बात? ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए, तो नियमित जनगणना हम लोगों ने देख लिया और पहली जनगणना के बारे में भी बात कर ली। अब दोस्तों मैं यहां पे आपके सामने मैंने प्रदर्शित किया है, क्या प्रदर्शित किया है? भारत की जनगणना या सेंसस ऑफ इंडिया का इतिहास क्या रहा दोस्तों। ठीक है, चलिए सभी दोस्त लोग यहां पर जुड़ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी दोस्त लोग शानदार, वेरी गुड, शानदार तरीके से। अंजलि गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं, बाबू बनारसी जी, राशि जी, अफरोज जी, लक्ष्मी जी, रोजी जी, वेरी गुड। अगर बात करें जनगणना के इतिहास की तो सबसे पहले दोस्तों नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले जनगणना हुई स्वीडन में 1749 में। सबसे पहले जनगणना कहां पर हुई? स्वीडन में 1749 में। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऐसा देश था जहां पर सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई? तो स्वीडन में हुई 1749। ठीक, इसके बाद दोस्तों पहली दशकीय जनगणना, अगर पहली दशकीय जनगणना की शुरुआत पूछा जाए एग्जाम में तो पहली दशकीय जनगणना सबसे पहले किस देश में होती है? तो वो होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। कब हुई पहली दशकीय जनगणना? 1890 में हुई, यूएसए में। समझ में आ रही बात? सबको क्लियर हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प मटेरियल आपके लिए लाया हूं दोस्तों, टू द पॉइंट, एकदम चीजें आपको मिलेंगी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यहां पर दोस्तों स्लोगन ऑफ 15 सेंसस, जो 15वीं जनगणना थी, जो 2011 की जनगणना है दोस्तों, ये 15वीं जनगणना थी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। और इस 15वीं जनगणना का स्लोगन क्या था ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या स्लोगन था?
आवर सेंसस आवर फ्यूचर। 15वीं जनगणना का जो स्लोगन था वो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके सभी दोस्तों के एग्जाम के लिए। क्लियर हो रही बात? ठीक है, चलिए 15वीं जनगणना 2011 का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहां पर जितने भी पॉइंट्स दोस्तों मैंने दिए हैं, एक दो नहीं सभी पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, वो सब एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। कोई भी पिक एंड चूज आप नहीं कर सकते और ना आपको करना है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। क्लियर? चलिए भाई, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी दोस्तों ने यहां पर शानदार तरीके से, लक्ष्मी जी भी जुड़ चुकी हैं, रोहन जी भी जुड़ चुके हैं। एक बार सभी दोस्तों से गुजारिश करूंगा दोस्तों कि आप सभी लोग क्या करें, सेशन को एक बार शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों के बीच में, ताकि सब लोग इस सेशन से जुड़ सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए यूपी की, जिसमें यूपी पीसीएस, आरओ और अन्य सभी एग्जाम्स आपके शामिल हैं, सभी लोगों के लिए। क्लियर? चलिए भाई, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों। तो जनगणना 2011 का आयोजन महापंजीयक और जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली के निर्देशन में संपन्न हुआ। मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जनगणना का जो आयोजन किया गया 2011 का, वो जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली, याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर सी चंद्रमौली याद रखिएगा, इनका नाम आपका एग्जाम में पूछा जाता है। सेंसस कमिश्नर थे उस समय के। क्लियर? और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से दोस्तों प्रश्न से पूछा जाता है। क्लियर है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनके निर्देशन में 2011 की जनगणना आयोजित की गई। क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है ना? और ऐसा भी है दोस्तों कि जो जनगणना अभी होगी वो आपकी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कि कंप्लीटली डिजिटल सेंसस हो। ठीक है, कंप्लीटली डिजिटल सेंसस हो, ऐसी बहुत बड़ी संभावना है दोस्तों। ठीक, याद रखिएगा। और इसके संबंध में भी वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। अभी तो आपकी एग्जाम करीब है, सर पर है, लेकिन उसके बाद दोस्तों एग्जाम के बाद जब थोड़ा सा आप लोग के ऊपर दबाव कम होगा, तो हम लोग रेगुलर क्लासेस में भी इन छोटी छोटी चीजों को, इश्यूज को कवर करेंगे, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों बात करें तो ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो के काल में, जैसा कि मैंने आपको बताया 1872 में। तो ब्रिटिश काल में पहली मॉडर्न सेंसस कब हुई दोस्तों? मॉडर्न सेंसस हुई 1872 में। क्लियर? याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या यह भारत की पहली सेंसस थी, भारत की पहली जनगणना थी? इसके पहले जनगणना भारत में नहीं हुई थी? तो आप, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने भारत में पहले जनगणना शुरू की। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक शब्द लिखा है, पहली आधुनिक जनगणना दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी जनगणना के साक्ष्य मिले हैं इतिहास की अगर बात करें तो। क्लियर? सबको समझ में आ रही बात? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए भाई, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं। तो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। मतलब प्रथम नियमित जनगणना कब हुई? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्लियर? चलिए भाई, यहां तक हो गया। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 17.5% है। अगर आप पूछेंगे कि सर क्या वर्तमान में यह है? नहीं, वर्तमान में नहीं है दोस्तों। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है, ये बात नोट कर लीजिएगा। और चाइना को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन चूंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? जनगणना 2011 की कर रहे हैं, इसलिए हमारे हिसाब से दोस्तों अभी भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। क्लियर? याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। अगर जनगणना 2011 लिखा है, आपसे पूछा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो चीन लिखेंगे, दूसरे नंबर पे भारत। अगर जनगणना 2011 नहीं लिखा है तो भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है पूरे विश्व में। क्लियर हो गई बात? चीन दूसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें तो भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7%। तो डिकेडल ग्रोथ ऑफ इंडिया कितनी है दोस्तों? मतलब एक दशक में कितनी वृद्धि हुई जनसंख्या में? जनसंख्या की वृद्धि दर क्या रही 2001 से 2011 में? तो 17.7%।
तो दशकीय वृद्धि दर बहुत सारे छात्र ऐसे जो नए रहते हैं दोस्तों, उनको नहीं समझ में आता, तो उनको बता दूं 2001 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या में जिस दर से वृद्धि हुई दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम दशकीय वृद्धि दर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेंसस तो आपको दोस्तों बहुत लोग पढ़ा देंगे, लटवा देंगे, लेकिन उस सब्जेक्ट की, मैंने आपसे बार बार बोला है, हर सब्जेक्ट की एक आत्मा होती है दोस्तों। उस आत्मा को अगर आपने पकड़ लिया तो निश्चित रूप से जीवन में कभी वो सब्जेक्ट आपको समस्या नहीं देगा। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट की तैयारी दोस्तों, एक सिविल सर्विसेज की तैयारी आप तभी कर सकते हैं जब आप सब्जेक्ट की आत्मा को पकड़ेंगे। ठीक है, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका वही है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको शब्द का भी मतलब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। क्लियर? तो दशकीय वृद्धि दर, एक दशक में जनसंख्या किस दर से ग्रो की, बढ़ी, वही दशकीय वृद्धि दर कहलाती है। क्लियर? चलिए भाई, इसके बाद बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो भारत की साक्षरता दर कितनी रही? तो 73%। याद रखिएगा, कितनी रही दोस्तों? तो 73% रही। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर हो रही बात? सबको समझ में आ रही बात? जल्दी से बता दीजिए भाई, फटाफट से। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। यहां पर बात करते हैं सेक्स रेशियो की या लिंगानुपात की। तो सेक्स रेशियो या लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वही आपकी लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी क्या है दोस्तों महिलाओं की संख्या है या कितनी महिलाएं हैं, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? वो आपका सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहलाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं हैं वही आपका लिंगानुपात है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात? और ये बात नोट कर लीजिएगा, लिंगानुपात दोस्तों 1000 पुरुष पर भारत में केवल और केवल आप लोगों को पता होना चाहिए 943 महिलाएं। कितनी है? 1000 पुरुष पर भारत में कितनी महिलाएं हैं? 943 हैं। जो क्या है दोस्तों? जो एक सोचने का विषय है, सोचने का विषय दोस्तों। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लिंगानुपात या सेक्स रेशियो का घटना किसी शिक्षा या अशिक्षा या असाक्षरता या गरीबी का कारण उसका नहीं है, या गरीबी, असाक्षरता या अशिक्षा से कोई उसका लेना देना नहीं होता। यह बात याद रखिएगा। बहुत से विकसित राज्य आपको भारत में मिलेंगे जहां पर आपको लिंगानुपात सबसे कम मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए दोस्तों बोलता हूं, ये किसका है? ये पितृसत्तात्मक समाज में, ये क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये एक मानसिकता का विषय है दोस्तों। जो मानसिकता दोस्तों ये एक पितृसत्तात्मक समाज में बन गई है, वो मानसिकता की समस्या है। और आज से नहीं दोस्तों, वैदिक काल के बाद से, जब उत्तर वैदिक काल में जब स्त्रियों के अधिकार हटना, स्त्रियों के अधिकार कम होना शुरू हुए, फिर गुप्त काल में आते आते दोस्तों सती प्रथा का भी पहला प्रमाण मिला है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। बाल विवाह होना स्टार्ट हो गई। उससे लेकर शुरू करिए तो जब तक दोस्तों भारत में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में नहीं हुआ 1829 में, आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित नहीं हुआ, तब तक दोस्तों भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। और आज की डेट में स्वतंत्र भारत में अगर हम बात करते हैं दोस्तों महिला सशक्तिकरण की, आप सिविल सर्विसेज के मेंस के सिलेबस में भी ये टॉपिक है, महिलाओं से संबंधित मुद्दे या महिला सशक्तिकरण। तो याद रखिएगा, ये टॉपिक इंक्लूड जो किया गया है वो इसलिए किया गया है कि वास्तव में दोस्तों महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है। बहुत डिबेटेबल है, ये पूछा जाता है दोस्तों इंटरव्यू में भी, जब आप सिविल के जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप महिलाओं को कमजोर मानते हैं कि सशक्तिकरण करने की आपको आवश्यकता है? तो आपको ये बोलना पड़ेगा दोस्तों कि जो चीज जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर उत्तर वैदिक काल से लेकर आजादी तक भारत में महिलाओं की स्थिति और अधिकार खत्म ही हुए हैं, कम ही हुए हैं, दिए नहीं गए हैं, बढ़े नहीं हैं।
तो आजादी के बाद अगर हम वो अधिकार बढ़ा रहे हैं या महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्य विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, और चाहे सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम भर है। इससे केवल ये मत हम ना समझे हम कि त्वरित जो है परिवर्तन हो जाएगा और महिलाओं का विकास हो जाएगा। विकास क्यों बोल रहा हूं? विकास इसलिए कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को हमने आरक्षण दिया। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को हमने आरक्षण दिया। अनुच्छेद 15(4) भारतीय संविधान का, याद रखिए, भारत में आरक्षण का आधार है। और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में बोला है कि यह पिछड़ेपन का आधार है। लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ये तो क्या है, केवल उसमें सभी के लिए है ना, पुरुष और महिला दोनों के लिए। लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो उनको ऑब्जेक्ट की तरह समझा गया, ट्रीट किया गया, वो इतने सालों से चला आ रहा है। उसकी रोकथाम कब होगी? उसकी रोकथाम होने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। अगर हम सोचते हैं कि आजादी के 75 साल बाद ये हो सकता है या हो चुका है और अब ये आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो ये सोच अपने आप में एक भ्रामक सोच है और फिर से पितृसत्तात्मक सोच वाली बात यहां पर परिलक्षित होती है। तो आपका क्या विचार है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इसके बाद देख लेते हैं लिंगानुपात। हम लोगों ने देख लिया, तो शिशु लिंगानुपात भी पूछा जाता है दोस्तों। तो शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु के शिशुओं में कितनी बच्चे, कितने लड़के और कितनी लड़कियां। ठीक है, सेम वही चीज शिशु लिंगानुपात में भी प्रति 1000 मेल चाइल्ड पर कितनी फीमेल चाइल्ड हैं, ये आपको क्या है, ये आपकी दोस्तों दिखाता क्या है, ये दिखाता है आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब 1000 पुरुष शिशुओं की तुलना में कितनी महिला शिशु हैं, ये आपका शिशु लिंगानुपात दिखाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और आज भी दोस्तों आपको पता होगा, आज भी सरकार के इतने अधिनियम पारित कराने के बावजूद भी, जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी लोगों को लड़का ही चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए। ये सच्चाई है दोस्तों। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों की सोच है, इसमें महिलाओं का भी बराबर से योगदान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जनघनत्व की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी 382 कितनी है? 382। और जनघनत्व होता क्या है दोस्तों? जनघनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने क्या है, कितने लोग निवास कर रहे हैं, ये आपका जनघनत्व है। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, वो क्या है दोस्तों? तो वो आपका जनघनत्व है। कितना है दोस्तों? 382। क्लियर हो गई बात? सबको स्पष्ट है? ठीक है, चलिए भाई। अब कुल शहरी जनसंख्या की बात करें तो कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? तो कुल शहरी जनसंख्या है 31.1%। कितनी है दोस्तों? 31.1%। भारत में क्या है? शहर है, आबादी शहर में निवास करती है, मतलब लगभग 1/3, और लगभग 2/3 आबादी अभी भी गांव में निवास करती है। तो लगभग कितना? 68.9%। कैसे याद रखेंगे? तो 1/3 याद रखिए। 1/3 क्या है दोस्तों? 1/3 आपकी शहर में और 2/3 आपकी क्या है दोस्तों? 2/3 आपकी गांव में निवास करती है। समझ में आ गई बात? मोटा मोटा ये दिमाग में बिठा लेंगे ना तो प्रश्न टिक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग क्या करें, आप सभी लोग दोस्तों एग्जैक्ट भी याद रखें, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, सबको स्पष्ट हो गई बात? क्लियर? चलिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए 5 फैक्टर होते हैं दोस्तों, जिसके आधार पर आपको क्या करना होता है? जनगणना तैयार करनी होती है। कौन कौन से 5 फैक्टर हैं? पहला जनसंख्या, इसके बाद जनघनत्व, दशकीय वृद्धि दर, साक्षरता और लिंगानुपात। ठीक है, तो 5 फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनसंख्या की। तो लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्यों की बात कर लें तो कौन से राज्य हैं? तो आपको टॉप 5 इसमें याद ही करना है दोस्तों, पूछा ही जाता है।
तो सबसे पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है और फिर आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गई बात? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्लियर है दोस्तों? कभी कभी ऊपर का 3 भी हटा देगा, पूछेगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल दे देगा। तो अब जब याद ही नहीं है, लोगों ने 3 ही याद किया है, तो प्रश्न बनता ही नहीं, गलत हो जाता है। ठीक है, पढ़े होने के बावजूद भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो जनगणना ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें जितना बता रहा हूं उतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको 5 याद रखना है दोस्तों, इसमें आप कोई गुंजाइश नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए भाई, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों की बात करें तो सबसे छोटा राज्य दोस्तों कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका है सिक्किम। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो सिक्किम आपका सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो न्यूनतम वाले में केवल एक भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन अधिकतम वाले में आपको सारे याद रखने। क्या याद रखने हैं? सारे याद रखने। ठीक, फिर इससे अधिक जनसंख्या मिजोरम में, फिर उससे अधिक अरुणाचल में और फिर उससे अधिक गोवा में। क्लियर? एक बार देख लीजिए, बस इतना पर्याप्त है। क्लियर? बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों की बात कर लेते हैं। तो स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ अगर बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है दोस्तों? तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर कौन सा है होगा, यहां पर नोट कर लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मेघालय, सबसे पहले मेघालय है दोस्तों, 27.9% की रेट से पॉपुलेशन ग्रो हुई यहां पे। इसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश 26%। इसके बाद दोस्तों बिहार 25.4%, फिर मणिपुर 24.5%। तो यहां पर दोस्तों आप केवल मेघालय को भी याद रखेंगे और अरुणाचल को भी, तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात कर लें तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्यों की बात करें तो कौन से राज्य हैं दोस्तों? तो ये आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो चलिए देखा जाए। तो यहां पर नागालैंड है दोस्तों। कौन सा राज्य है? नागालैंड है। क्या पॉपुलेशन ग्रोथ हुई? निगेटिव में पॉपुलेशन ग्रोथ है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं दोस्तों अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में या जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वहां पर आप देखेंगे तो आपको ऋणात्मक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो ठीक वैसे ही दोस्तों अगर बात की जाए भारत में कहीं ऋणात्मक वृद्धि दर है तो बिल्कुल वो राज्य नाम याद रखिए, कौन सा है? 0.6%। और ये एक ट्राइबल स्टेट है दोस्तों, एक जनजातीय राज्य है दोस्तों। आप सबको पता है नागालैंड के बारे में। क्लियर? चलिए केरल की बात करें, केरल उसके बाद है दोस्तों। तो केरल 4.9%। तो टॉप 2 याद रखना ही है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? सबसे पहले नागालैंड, फिर केरल। ये 2 बार बार आता है दोस्तों, कभी नागालैंड नहीं रहेगा तो केरल को याद रखिएगा, कभी दोनों नहीं रहेंगे तो गोवा को याद रखिएगा। ये 3 तो कम से कम इसमें आपको याद रखने हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नागालैंड -0.6%, ठीक है, फिर केरल 4.9% और गोवा 8.2%। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए भाई सभी लोग। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व की बात करें मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जो है वो क्या है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कभी कभी आ जाता है दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, याद रखिए। क्लियर? चलिए, अब दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जब मैं जो भी सेशन ले रहा हूं मैराथन के, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे इसलिए पढ़ा, ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि उस टॉपिक से आपका सिंपल स्टेटमेंट का प्रश्न बनेगा, साधारण प्रश्न तो भी आप कर लें, मल्टीपल स्टेटमेंट का बनेगा, एक से अधिक कथन वाला बनेगा तो भी आप कर लें, कथन कारण वाला बनेगा तो भी आप कर लें,
और मैच द फॉलोइंग वाला बने, सम्मिलित करने वाला प्रश्न बने तो भी आप कर लें। यही इस सेशन का उद्देश्य है। और अगर दोस्तों वास्तव में आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो एक बार आप लोग क्या करें, वीडियो के अंत में जरूर कमेंट करके लिखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार कितना है, 1106। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल कितना है, 1028। बिहार कितना है, 1106। वेस्ट बंगाल कितना है, 1028। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ गई बात, जल्दी से बता दीजिए फटाक से, ठीक है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार भी कभी कभी नहीं रहता ऑप्शन में तो आपको याद रखना पश्चिम बंगाल है 1028, ठीक है। बिहार का 1106 सबसे ज्यादा है, क्लियर। और केरल आपका 860, ये आपका तीसरे नंबर पे है। और आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश 829 अर्थात चौथे स्थान पर है। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहां पर आपको 1106 भी याद रखना है और 1028 भी याद रखना है। क्लियर हो गई बात, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए भाई, इसके बाद बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात कर लें तो इनमें कौन से राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश कितना, तो 17। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग, तो केवल और केवल 17 लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में। और ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है भारत का, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। इसके बाद सिक्किम याद रखिएगा 52, मिजोरम 52 और सिक्किम आपका 86, नागालैंड 119। इंपॉर्टेंट ज्यादा अरुणाचल प्रदेश ही है, इतना देख लेंगे तो काम आपका बन जाएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की। मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य में, लिंगानुपात होता क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। मैंने बोला था, पहले ही समझाया था आपको, देखिए यहां पे लिखा भी है मैंने, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो क्या है, वो आपका लिंगानुपात कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, अब तो जीवन में नहीं बोलेगा आपको, ठीक। चलिए, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात भारत में किस राज्य में है, तो केरल में है। कितना है दोस्तों, ये 1084। कितना है दोस्तों, 1084, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करें राज्यों में तो तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है 996। अब कभी कभी केरल नहीं दिया रहता है, एग्जामिनर चालाकी करता है तो वहां पे तमिलनाडु देगा, फिर आंध्र प्रदेश दे देगा। अब आपको अगर नहीं पता है तो आप केरल ही याद करके बैठे तो प्रश्न नहीं कर पाइएगा। समझ में आ रही बात। तो लोक सेवा आयोग का जो एग्जाम होता है दोस्तों, पीसीएस का, सिविल सर्विसेज का या समीक्षा अधिकारी का, उसमें ऐसी चीजें आयोग करता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि वो आपके डेप्थ चेक करना चाहता है, आपके नॉलेज की डेप्थ कितनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कितना, 993। आंध्र प्रदेश का है 993। तो तीनों याद रखना है दोस्तों आपको, इसमें तीनों याद रखना है। कभी ऊपर का दो नहीं देगा, आंध्र प्रदेश दे देगा ऑप्शन में, तो कैसे टिक करिएगा, जब आएगा तभी तो करिएगा। तो ये तीनों याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, और यहां पर दोस्तों अलग से बता दूं, पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र है, यहां पर भी लिंगानुपात आपका 1000 से ज्यादा है। कितना है, 1037 है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्लियर। 1037। तो केरल के बाद कौन सा है, तो पुडुचेरी आता है, याद रखिएगा 1037। मतलब 1000 महिलाओं पर, सॉरी 1000 पुरुषों पर 1000 से अधिक महिलाएं वहां पर भी हैं, ठीक है, याद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, सबको स्पष्ट हो रही बात। चलिए भाई, यहां तक सबको क्लियर है। अब इतने बच्चे देख रहे हैं, एक बार दोस्तों सेशन को शेयर करना तो बनता है ना दोस्तों, जल्दी से कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे लोग तक ये सेशन पहुंचे। बहुत ही बेनिफिशियल सेशन है। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल दबा लें। आरओ यारो मैराथन रिवीजन की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है,
उसको सभी लोग चैनल पर जाके देख लीजिए। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लेलिस्ट को, लिंक को भी शेयर कर दिया जाए, ताकि जो नए बच्चे हैं उन तक भी वो पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए फिर छत्तीसगढ़ 991। क्लियर हो गया दोस्तों। पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है? 1037 है ना। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए पुडुचेरी का सेक्स रेशियो कितना है दोस्तों भारत में? 1037 है कि नहीं? जल्दी से लिखकर बता दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे। अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों की, स्टेट्स विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। तो यहां पर देखिए हरियाणा सबसे ऊपर है, हरियाणा सबसे ऊपर है और भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक। ठीक है, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात। मैंने फिर से बोला ना, आपसे पहले भी बोला था कि विकास का, शिक्षा का लिंगानुपात से कोई प्रत्यक्ष रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये केवल मानसिक सोच या मानसिक विकृति का परिणाम है कि विकास होते हुए भी, शिक्षा होते हुए भी लिंगानुपात घटता जाता है भारत में। समझ में आ रही बात दोस्तों? हम लोग कहते हैं ना कि शिक्षा दे दीजिए, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो सारी समस्याओं का निदान कहाँ हो रहा है दोस्तों? सोच तो नहीं परिवर्तित हो रही है समाज की। हो रही है क्या? बताइए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जल्दी से लिख के। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। फिर सेकंड नंबर पर दोस्तों जम्मू कश्मीर, उस समय राज्य था, तो 889 फिर सिक्किम 890 और पंजाब 895। तो यहां पर दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही है। जम्मू कश्मीर भी याद रख लीजिएगा, इसके बाद सिक्किम और फिर आपका पंजाब। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार जल्दी से लिख के बता दीजिए फटाक से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए चलिए, सभी लोगों ने यहां पर 1037 लिख के बता दिया, दैट इज वेरी गुड। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे। यहां पर सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्यों की बात करें तो स्टेट्स विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो कौन से हैं? तो स्टेट्स विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो कौन से राज्य हैं दोस्तों? तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, केरल में कितना परसेंट? तो 94%। केरल में कितना परसेंट साक्षरता? 94% साक्षरता। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर? चलिए फिर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में कितने परसेंट? 91.3%। केरल के बाद कौन सा है? मिजोरम है। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का। इसके बाद बात करें तो गोवा है 88.7%, और फिर फोर्थ नंबर पे त्रिपुरा है 87.2%। तो ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर? चलिए भाई, इसके बाद बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं दोस्तों? तो बिहार। बिहार में दोस्तों साक्षरता दर क्या है? न्यूनतम है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बिहार में साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है? तो न्यूनतम साक्षरता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी है दोस्तों? तो 65.4। फिर है आपकी राजस्थान 66.1, झारखंड है 66.4। बिहार दोस्तों याद रखिएगा कि पुरुष साक्षरता में भी और महिला साक्षरता में भी दोनों में न्यूनतम स्थान पर है पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी साक्षरता की स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी क्या है, अभी इस जनगणना के आंकड़े आने बाकी हैं, उसमें पता चलेगा एक्चुअल स्थिति क्या। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम लोगों ने भारत की जनगणना के प्रमुख बातें यहां पर देख ली। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? सभी लोग बता दीजिए जल्दी से, स्पष्ट हो रही बात? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, यहां तक सबको स्पष्ट है। अब हम लोग दोस्तों देखिए एक चीज बात कर लेते हैं यहां पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जनगणना
ये मैं आपको यूपी स्पेशल में करा भी चुका हूं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चूंकि जनगणना अलग से कर रहे हैं तो आपके पास ये डेटा होना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में देखेंगे। तो यूपी की जनगणना, इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 0 से 6 आयु वर्ग के, 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या और प्रतिशत भाग कितना है दोस्तों यूपी की, तो 15.41%। मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में शिशु कितने हैं, तो 15.41% है। ठीक, इसके बाद प्रदेश की कुल जनसंख्या और देश का प्रतिशत कितना है, तो प्रदेश की कुल जनसंख्या दोस्तों 19,98,12,341, अर्थात कितना करोड़, आपका 20 करोड़ है। ठीक है, और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 16.51%। परसेंटेज वाइज कितना है, 16.51%। ठीक, अगर यूपी को एक हम देश माने, यूपी को एक हम देश मान लें, तो यूपी की जनसंख्या, यूपी जनसंख्या वाइज किस क्रम पर है दोस्तों, तो ये भी एग्जाम में आता है आपके। तो कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया आदि देशों के बाद 5वें स्थान पर है दोस्तों। तो सबसे पहले चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पे क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। और उसको अगर हम एक कंट्री के तौर पे माने जनसंख्या के हिसाब से, तो 5वें स्थान पर। ठीक, चलिए इसके बाद बात करें कुल पुरुष जनसंख्या और प्रतिशत। तो कुल पुरुष की जनसंख्या कितनी है यूपी में, तो केवल प्रतिशत इंपॉर्टेंट है, 52.29%। तो कितना हो गया, लगभग 53%। कितना परसेंट हो गया दोस्तों, तो 53%। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं कुल महिला जनसंख्या और परसेंटेज की। तो 47.71%, इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 52%, ये आपका हो जाएगा 52%, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 48%। ठीक है, इसको 52 याद रखिए, क्योंकि क्या है 0.50 से कम है तो 52 हो गया, और यहाँ पे 0.5 से ज्यादा है तो 48% हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ तक, फटाक से बता दीजिए जल्दी से। ठीक है सभी दोस्त लोग, चलिए यहाँ तक हो गया। इसके बाद बात करें कुल ग्रामीण जनसंख्या और परसेंटेज की। तो कुल ग्रामीण आबादी यूपी में कितनी है, तो 77.73%। कितनी है दोस्तों, तो लगभग 78% आबादी कितनी है, वो क्या है यूपी की, वो ग्रामीण है। ठीक है, तो बची कितनी दोस्तों, तो नगरीय जनसंख्या कितनी बची, तो नगरीय जनसंख्या बची 22.27%। लगभग कितना परसेंट हो गया दोस्तों, 22%। तो मैंने क्या बोला, एक याद रखिए, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब जैसे ये 52% आपकी क्या है दोस्तों, ये पुरुष जनसंख्या है, तो 100 में से 52 घटाइए तो महिला आ गई 48%। ठीक है, सिमिलरली ग्रामीण जनसंख्या कितनी है यूपी की, 78%, तो 100 में से घटा दीजिए तो शहरी जनसंख्या मिल गई कितनी, 22%। ठीक है, चलिए इसके बाद देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, मतलब अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में यूपी का स्थान पहला है। ठीक है, कितना है, पहला स्थान है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। क्लियर, देश की कुल शहरी जनसंख्या में यूपी का स्थान कितना है, तो दूसरा है दोस्तों, इसमें स्थान दूसरा है, महाराष्ट्र के बाद दूसरा है, याद रखिएगा, नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, चलिए भाई इसके बाद 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो 20.23%। याद रखिएगा एग्जाम में आता है, और इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 12 करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1.85% आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 20.23%, और वार्षिक पूछ लेगा तो उसको 12 से भाग दे दीजिए, 1.85%। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए भाई यहां तक आपको क्लियर है, वेरी गुड। औसत जनघनत्व की बात करें तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है दोस्तों, तो भारत का नोट कर लीजिएगा 382 है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, भारत का कितना है, तो 382 प्रति
वर्ग किलोमीटर। समझ में आ गई बात? सबको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? जल्दी से बता दीजिए। 2001 से 11 के दौरान जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई? तो 139 की हुई। और जनघनत्व में स्थान यूपी का कौन सा है? तो 9वां स्थान है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। क्लियर? चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया। अब औसत लिंगानुपात की बात करें तो 912/1000, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं? तो 912। ठीक। इसके बाद बात करें 2001 से 11 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? तो 14 अंकों की। इसके बाद लिंगानुपात में यूपी का स्थान कौन सा है? तो 26वां स्थान है भारत के राज्यों में लिंगानुपात के दृष्टिकोण से। क्लियर? अब 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 आयु वर्ष, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, मतलब शिशु लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो ये कितना है? 902 है। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर अगर बात करें इंडिया या भारत का कितना है दोस्तों? तो 943 है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें दोस्तों, यहां पर दोस्तों आप सभी लोग को पता है, ठीक है, कितना है? 919। ठीक है ना? अब कैसे कर रहे हैं देख लेते हैं। चलिए, मैंने आपको पढ़ाया भी है बेटा, मैंने आपको, सभी लोग देखिए यहां पर मैंने आपको पढ़ाया भी है भारत में। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पर देखिए लिंगानुपात 943 भारत का और शिशु लिंगानुपात 919। ठीक है, क्लियर? इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कितना है? 919, 900। देखिए, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, बहुत आराम से याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए, 2001 से 11 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कमी कितनी हुई? तो 14 अंकों की। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद औसत साक्षरता की बात करें तो 67.72%, लगभग कैसे याद रखेंगे? 67% याद रखिए। ये क्या है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। तो भारत की कितनी है दोस्तों? यहीं पर लिख लीजिए, भारत की कितनी है? मैंने आपको बताया था 73%। ठीक है, याद आ जाएगा। चलिए, 2001 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि कितनी हुई? तो 11.36%। तो ये आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखेंगे कि एक दशक में कितनी साक्षरता में यूपी में वृद्धि हुई, तो किस रेट से? तो 11.36%। ठीक। अब पुरुष और महिला साक्षरता क्रमशः कितनी है? तो 77.3% और 57.2%। ठीक है, तो पुरुष और महिला साक्षरता कितने परसेंट है? तो 77.3% और 57.2%। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस लगभग आपका 20% है। ठीक है, 20% का डिफरेंस है। टोटल साक्षरता यूपी की 67%, पुरुष साक्षरता 77%, महिला साक्षरता 57%। अंतर कितना दोनों का? 20% का। क्लियर हो गई बात? याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों साक्षरता में स्थान यूपी का कितना है? तो 29वां है। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्थान तो नहीं है यूपी का भी। ठीक है, बिहार का पड़ोसी ही देश है। तो पूर्वांचल में ये दोनों राज्य दोस्तों अगल बगल हैं, आप सबको पता है। उत्तर प्रदेश में विशेष मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए, इसके बाद दोस्तों ये सब हम लोग देख चुके हैं। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो प्रयागराज सबसे आगे है, और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो महोबा। क्लियर? इसके बाद सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व की बात करें तो गाजियाबाद का जनघनत्व सबसे ज्यादा और ललितपुर का सबसे कम। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे ज्यादा और श्रावस्ती की सबसे कम। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता की बात करें तो कानपुर नगर में महिला साक्षरता सबसे ज्यादा और श्रावस्ती में सबसे कम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और बहुत सारे प्रश्न दोस्तों यहां पर आपके पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? फटाक से बताइए। ठीक, चलिए, सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता श्रावस्ती में।
कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर साक्षरता में गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज्यादा है, श्रावस्ती की सबसे कम। लेकिन महिलाओं में कानपुर नगर की साक्षरता सबसे ज्यादा है, श्रावस्ती की सबसे कम। और पुरुषों में गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे ज्यादा है और श्रावस्ती की सबसे कम। अंतर कहां पे आ रहा है, केवल महिला साक्षरता में, ये याद रखिएगा। क्लियर, ये कानपुर नगर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर की और सबसे कम कानपुर नगर की। पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट दोस्तों, जो कैसे याद रखेंगे, पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट जो औद्योगिक क्षेत्र था, औद्योगिक बेल्ट थी, वो पूरी कानपुर से शिफ्ट होकर कहां पर इस समय शिफ्ट हो गई, गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूनतम पॉपुलेशन हो गई भाई, जहां पर इंडस्ट्रीज होंगी वहीं तो लोग जाएंगे, वहीं तो नौकरियां होंगी, तो जहां नौकरियां होंगी वहीं आबादी होगी। ठीक है, तो यहां से इंडस्ट्रियल बेल्ट उठा, यहाँ पे शिफ्ट हो गया गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसलिए यहां से आबादी माइग्रेट होकर कहां चली गई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर। इसलिए दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर की है, कानपुर नगर की सबसे कम। ऐसे याद हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों की। तो जौनपुर का लिंगानुपात सबसे ज्यादा 1024 और गौतम बुद्ध नगर का 851। फिर से देखिए यहाँ पर वो चीज साबित हो रही है कि सबसे विकसित गौतम बुद्ध नगर यूपी में, सबसे कम लिंगानुपात। तो विकास का लिंगानुपात से कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, सेक्स रेशियो का शिक्षा और डेवलपमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ये केवल मानसिकता का विषय है दोस्तों, मानसिक विकृति का विषय है, मानसिक सोच का विषय। ठीक है, सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो बलरामपुर 950 और बागपत में 841। तो सबसे अधिक लिंगानुपात बलरामपुर में, सबसे कम बागपत में। क्लियर, चलिए भाई यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक, चलिए तो ये रहा दोस्तों आपका जनसंख्या और नगरीकरण का पूरा कंप्लीट वीडियो जो मैंने आपके सामने यहाँ कंप्लीट किया। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि आप सभी लोगों को, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं उनको भी जरूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो एक बार इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ मैराथन रिवीजन की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, यूपी स्पेशल, भारत भूगोल, करंट अफेयर और ये जनगणना चौथा वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने 4 टॉपिक सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। और अपने तय शेड्यूल के अनुसार कल हम लोग फिर से 2 मैराथन आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं आप सभी लोगों से अपेक्षा है वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइव क्लास में जुड़ें ज्यादा से ज्यादा लोग, यही आपसे अपेक्षा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना, अपने परिवार का, समाज का और देश का नाम रोशन करिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी शुभकामना।